नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो ये क्लास टेस्ट 2 है कलाम एकेडमी का, इससे पहले अपन ने क्लास टेस्ट जो 1 था सेकंड ग्रेड का वो अपन ने सॉल्यूशन कर लिया था। और आज अपन क्लास टेस्ट जो है ये 2 नंबर, ये इसके अंदर पूरे 100 क्वेश्चन हैं, तो अपन इनको हल करने वाले हैं। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फर्स्ट ग्रेड का मैंने एक पेपर डाला था, माइनर टेस्ट पेपर 1, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी माइनर टेस्ट पेपर जरूर देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि ढूंढाड़ी बोली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। बात हो रही है ढूंढाड़ी बोली की। तो पहला कथन है कि इस बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में मिलता है। देखो, 8 देश गुजरी, ठीक है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या सही है। दूसरा है हरड़े वाणी अंगु अंगवधु कायाबेली ग्रंथ आदि इस बोली में लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये भी कथन क्या सही है। तीसरा है उमठवाड़ी पाटवी सिंधवाड़ी आदि इसकी उपबोलियाँ हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर ढूंढाड़ी की अगर अपन उपबोलिया की बात करें तो उसमें आ जाएगी तोरावाटी, आ जाएगी राजावती, नागरचोल है, चौरासी है और काठेड़िया। ये है ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। तो ये तीसरा कथन यहाँ पर क्या गलत है, और 1 और 2 इसमें सही है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, 1 व 2 इसका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। सूची 1 में है बोलियाँ और सूची 2 में है क्षेत्र, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपस में सम्मिलित करना है। आइए सम्मिलित करते हैं। देखो, पहला है क्या पूछा है, पहला है यहाँ पर बोली है काठेड़ी, ठीक है। काठेड़ी तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है काठेड़ी बोली, तो यह जाएगा भीलवाड़ा में, ठीक है। खेराड़ी की बात करें तो खेराड़ी या दक्षिणी जयपुर आ जाएगा इसमें। हाड़ौती, हाड़ौती में कौन सा जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा झालावाड़, ठीक है। कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। और तोरावाटी इधर जाएगी सीकर के अंदर। तो ये इस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा यहाँ पर, तो के अंदर 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कि निम्नलिखित में से बीसल देव रासो नामक रचना किस बोली में लिखी गई है। बीसल देव रासो जो नामक रचना है वह किस बोली में लिखी गई है। तो यहाँ पर आ जाएगा गोडवाड़ी। कौन सी है, गोडवाड़ी। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र है। कौन सी बोली का, वागड़ी बोली का। तो वागड़ी बोली का जो मुख्य क्षेत्र है वह जगह पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से बोली व उपबोली का कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखो, एक तरफ बोलियां हैं और एक तरफ है उपबोलियां। तो मारवाड़ी बोली, इसकी उपबोली शेखावटी, ठीक है। मालवी यहाँ पर रागड़ी जाएगा। मेवाती 84, तो ये गलत है, ठीक है। 84 कोई उपबोली नहीं होती है। और ढूंढाड़ी ये राजावाटी। देखो, ये मेवाती जो भाषा है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो ये जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र यानी कि हरियाणा और राजस्थान दोनों की मिश्र भाषा ये मेवाती, ठीक है, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थानी भाषा की डिंगल शैली को पिंगल शैली से अलग करती है। डिंगल शैली को पिंगल शैली से अलग कर दिया। तो यह जाएगा यहाँ पर पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। यह है पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो 2 नंबर इसमें राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, मोडिया लिपि के आविष्कारक थे। मोडिया लिपि, तो यहाँ पर आ जाएगा टोडरमल। कौन थे, टोडरमल। देखो, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं ने आहड़ सभ्यता के उत्खनन कार्य में सहयोग किया। बात हो रही है आहड़ सभ्यता की। देखो, पहला है मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है डेक्कन कॉलेज पूना। तीसरा है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान। तो इन तीनों ने यहाँ पर सहयोग किया था, यानी 1 2 3 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखिए
आहड़ सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। आहड़, देखो पहला कि आहड़वासी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। जो आहड़ सभ्यता थी, तो यहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो मृत्यु के बाद भी क्या करते, जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे। तो पहला बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, आहड़ एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल गलत है ये। आहड़ जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, तो दूसरा गलत है यहाँ पर। तीसरा, इस सभ्यता से संयुक्त परिवार प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा है कि इस सभ्यता के से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। 6 तांबे की मुद्रा मिली है और 3 मोहरें मिली है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो गलत कथन कौन सा है, दूसरा। 10 नंबर प्रश्न है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। यहाँ पर आ जाएगा लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कि आहड़ में बने मकानों में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कि आहड़वासी भवनों को मजबूत व सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्टज के टुकड़े से बने सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा कि आहड़वासी बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी व मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित करते थे, तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। यानी 11 में तीनों ही जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ, तो राइट आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर सत्य कूट का चयन करना है, ठीक है। पहला है कि आहड़वासी गेहूं, ज्वार और चावल की खेती करते थे, बिल्कुल जो आहड़ के सभ्यता यहाँ के लोग थे वो गेहूं, ज्वार और चावल की यहाँ पर खेती करते थे, तो ये कथन सही है। आहड़वासी तांबा गलाना भी जानते थे, बिल्कुल ये भी कथन सही है। रंगाई छपाई व्यवसाय के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, ये भी सही है। और यहाँ से चित्रित दूसरा मर्द बांड मिला है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3 ही सही है। 13 के अंदर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर है कि निम्न में से आहड़वासी किस धातु से अपरिचित थे। आहड़वासी जो थे किस धातु से अपरिचित थे, देखो लोहा, तांबा, सोना, चांदी, तो यहाँ पर चांदी से बिल्कुल ही अपरिचित है, ठीक है, आहड़वासी। तो 14 में हो जाएगा 4 नंबर। 15 क्वेश्चन है 15 नंबर कि निम्न पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से स्थल आहड़ बना संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। आहड़ के देखो भगवानपुरा है, बागोर है, पचमता है, रंग महलिया नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसमें आ जाएगा 15 के अंदर। 15 में 1, 2, 3 कौन सा है, तीसरा ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता को बना संस्कृति किसने कहा था। आहड़ सभ्यता को बना संस्कृति किसने कहा था, तो हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने किया था, ठीक है, हसमुख धीरज लाल सांकलिया। 17 नंबर क्वेश्चन है आहड़ सभ्यता के बारे में असत्य कथन है। देखो 26 किस्म के यहाँ पर मणिये मिले हैं, शोषण पात्र मिला है, यहाँ पर बनासी और बुल्य यहाँ पर संज्ञा दी गई है, तो ये तीनों कथन सही है। डांसिल गर्ल की कांस्य मूर्ति ये यहाँ पर नहीं मिली थी। 17 में आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो आहड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल है, तो बिल्कुल पहले ही गलत है यहाँ पर, ठीक है। आहड़ एक सिंधु सभ्यता स्थल नहीं है। हाँ, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके समकालीन थी आहड़ सभ्यता, ठीक है। दूसरा कि आहड़ से बस्ती का 8 बार बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही कथन है, दूसरा, ठीक है, केवल 2। 19 नंबर क्वेश्चन है आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नाम से जानी जाती थी। आहड़ बस्ती यहाँ पर आ जाएगा ताम्रवती नगरी के नाम से। 20 नंबर क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में मारवाड़ किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था 1923 में, तो मुख्य कारण क्या था यहाँ पर, तो मुख्य कारण था मारवाड़ राज्य की मादा पशुओं के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा देना, ठीक है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न पर विचार कीजिए और उपयुक्त किसको संदर्भित करते हैं, ये पूछा है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, पहला की पुस्तक मारवाड़ में उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष, दूसरा पुस्तक जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश, तीसरा प्रिस्ली इंडिया के माध्यम से किसानों की दशा का चरित्र चित्रण किया। तो ये किसके संदर्भ में, जयनारायण व्यास के संदर्भ में। 21 में जाएगा 4 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1927 ईस्वी में करौली किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। करौली किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो कुंवर मदन सिंह। ठीक है, 1 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंडावल घटना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। देखो पहला है कि मार्च 1942 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर चंडावल के ठाकुर ने आक्रमण करवाया था, बिल्कुल कथन सही है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की स्थिति का जायजा लेने डॉक्टर द्वारकानाथ कचरू को भेजा था, तो ये भी सही है। और महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इस घटना की निंदा की है, ये भी सही है। यानी चंडावल घटना के बारे में जो 3 कथन है, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 4 नंबर, 1, 2, 3। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर काउंसिल कार्यालय पर एकत्रित हुए और बड़े हुए लगान नहीं चुकाने की घोषणा की थी, तो वह था भोजी लंबदार। ठीक है, भोजी लंबदार। 25 नंबर क्वेश्चन है, नीमूचना हत्याकांड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीमूचना हत्याकांड, तो पहला है कि 14 मई 1925 को कमांडर छज्जू सिंह ने नीमूचना में आयोजित किसान सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, बिल्कुल कथन सही है। 14 मई 1925 को कमांडर था छज्जू सिंह, इन्होंने किसान की जो सभा हो रही थी यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है। दूसरा है कि दिल्ली से प्रकाशित जो अखबार है रियासत अखबार, रियासत ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया, ये भी सही है। और तीसरा है कि महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायर सही की संज्ञा दी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों के तीनों कथन सही है 25 के अंदर। राइट आंसर है 4 नंबर। आगे देखो 26 नंबर क्वेश्चन है कि डाबड़ा कांड घटना कब हुई थी। डाबड़ा कांड की जो घटना है ये हुई थी मार्च 1947 में। कब हुई थी? मार्च 1947। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पर विचार कीजिए। देखो उपयुक्त में से मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो मेव किसान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था। देखो मीर आलम खां ये तो नहीं था, मोहम्मद हादी था यहाँ पर, गुलाम भीख नारंगवी था और यासीन खान भी था। यानी दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही है। ठीक है, 2, 3, 4, तो राइट आंसर है 3 नंबर, 2, 3 व 4। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन यहाँ पर बताना है। ठीक है, 3 कथन दिए गए हैं। अब देखिए पहला कि परिषद ने मारवाड़ में भिगोड़ी एवं बेगार व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था। देखो बिल्कुल कथन सही है, 1 नंबर। ठीक है। दूसरा कि इसका पहला अधिवेशन जोधपुर में हुआ, ये गलत है। पहला जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर लाडनू में हुआ था, लाडनू। ठीक है। और तीसरा यहाँ पर किस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कस्तूरबा गांधी ने की थी, ये भी गलत है। यहाँ पर जो पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाले थे कौन? रणछोड़ दास गट्टानी। तो पहला ही यहाँ पर सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो केवल एक ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। 29 नंबर क्वेश्चन है। देखो मेव किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेव, और यहाँ पर 4 कथन है जिनमें से सत्य कथन बताना है। ठीक है। पहला है कि मोहम्मद हादी ने अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम नामक संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस आंदोलन का जो मुख्य कारण है उच्च भूमिगत व जंगली सुअरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना था, तो ये भी सही है। तीसरा, अलवर महाराजा जयसिंह को ब्रिटिश सरकार ने राज्य से अनिश्चित काल के लिए निष्कासित किया, ये भी सही है। और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, ये भी सही है। ठीक है, 29 में चारों के चारों कथन सही है, राइट आंसर 4 नंबर। ठीक है। अगला देखो
30 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद और एक तरह पे प्रावधान, तो इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, देखो पहला है अनुच्छेद 167। तो इसमें क्या है, इसमें है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं अनुच्छेद 167 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164(3). अनुच्छेद 164(3), तो मंत्रियों की वेतन भत्ते इसमें जाएगा। अनुच्छेद 164(5), इसमें क्या आएगा, देखो दूसरा गलत हुआ यहाँ पर, है ना, वापस देखिए। अनुच्छेद 167 में तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 164(3) है, इसमें मंत्रियों की शपथ है। ठीक है, मंत्रियों की शपथ आएगा। और अनुच्छेद 164(5), इसमें आएगा मंत्रियों की वेतन भत्ते। और अनुच्छेद 164 जो 1 का है, इसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। ठीक है, तो 2 देखो 2, 1, 3 और 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा। आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन, मंत्री परिषद के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, ये भी सही है। मंत्री परिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, ये भी सही है। राज्य के मंत्रियों की वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, मंत्रियों की जो वेतन भत्ते हैं इसका निर्धारण करती है यहाँ पर संसद। ठीक है, संसद। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे देखो 32 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो पहला कि मुख्यमंत्री को विधि समस्त कार्यपालिका भी कहा जाता है, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। और राज्य सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये भी सही है। यानी पहला गलत है, बाकी 2, 3, 4 जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर है 3 नंबर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सदैव विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। ठीक है, 3 नंबर इसमें राइट आंसर है 33 के अंदर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, तो ये तो सही कथन है। दूसरा है कि विधानसभा के एक सत्र में केवल एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये भी सही है। और तीसरा कि प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है, चौथा। राज्य विधानसभा का कोई सदस्य यदि दर बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह उस विधानसभा के अवधि काल में मंत्री बनाए जाने के लिए भी अयोग्य होगा, तो यह अयोग्य बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है यहाँ पर 4 नंबर 34 में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कि संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं व इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो ये गलत है। और संसदीय सचिव विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है, 35 में जगह 1 व 2 सही, 1 व 2 यानी ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, देखो इनको सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे कौन थे, जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया। बी में है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो कौन थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले हीरालाल देवपुरा।
तीसरा कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर भैरों सिंह शेखावत। और राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रही टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो डी में आ जाएगा 4 नंबर। यहाँ पर आ गया देखो 2 फिर 1 फिर 3 फिर 4, कौन सा हो जाएगा इसमें? 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 37 नंबर, निम्न में से असंगत युग्मों का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर पूछा है असंगत युग्मों का चयन कीजिए। एक तरफ है उप मुख्यमंत्री, एक तरफ है मुख्यमंत्री। पहला दिया है कि हरिशंकर बाबड़ा जो उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इसमें जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो शिवसेना मात्र थे नहीं, यहाँ पर थे भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, भैरों सिंह, ये था भैरों सिंह शेखावत के समय। दूसरा बनवारी लाल बेरवा, भजनलाल शर्मा, तो ये भी गलत है। जो बनवारी लाल बेरवा था ये जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना था, ठीक है, तो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर अशोक गहलोत। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अशोक गहलोत। तीसरा प्रेमचंद बेरवा, तो प्रेमचंद बेरवा बना था ये अशोक गहलोत, ये गलत है, ये आ जाएगा भजनलाल शर्मा। ठीक है, प्रेमचंद बेरवा, इधर आ जाएगा भजनलाल। ठीक है, भजनलाल जो शर्मा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा। तीसरा कमला बेनीवाल, भैरों सिंह शेखावत। तो कमला बेनीवाल ये 2003 में यहाँ पर आ जाएगा अशोक गहलोत। ठीक है, कमला बेनीवाल और मुख्यमंत्री थे यहाँ पर कौन? अशोक गहलोत। ठीक है, यहाँ पर भी अशोक गहलोत आ जाएगा। और टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल जयनारायण व्यास, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बाकी गलत है चारों के चारों। कमला जो टीकाराम पालीवाल है और मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास 1952 से 1954 में। तो यहाँ पर पूछा है असंगत युग्मों का चयन कीजिए। अब देखो 1 2 3 4 तो असंगत यहाँ पर हो गई। ठीक है, और संगत वाला एक ही है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। इसमें जाएगा देखो ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3 4 क्या है? असंगत है। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो असम, पश्चिम बंगाल व मेघालय के राज्यपाल रहे थे। देखो असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के राज्यपाल रहे, कौन थे? हरिदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 लागू किए जाने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर थे हरिदेव जोशी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इस अधिनियम में कुल 14 भाग, गलत है। 321 धारा ये और 12 अनुसूचियाँ, ये भी गलत है। अनुसूचित थी यहाँ पर 10। ठीक है, और भाग कितने थे यहाँ पर? तो भाग थे 11। ठीक है, तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 हुआ था तो कितने भाग थे यहाँ पर? 11 तो भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा इस अधिनियम के तहत भारत परिषद विघटन किया गया, तो ये सही है। ठीक है, और तीसरा है कि इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का गठन किया गया, तो ये भी सही है, यानी दूसरा तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 2 पहला गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में सर्वाधिक सीटें किस देशी रियासत को प्राप्त थी? सर्वाधिक सीटें, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर हैदराबाद। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए? देखो संघीय योजना शामिल की गई थी, केंद्र व राज्य की मध्य शक्ति का विभाजन ये भी शामिल था, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वहाँ पर थी, और राज्य व संघीय कानूनों में टकराव होने की स्थिति में संघीय कानूनों को मान्यता प्रदान करना, ये भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर है कौन सा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से किसने कहा कि नया अधिनियम बाह्य रूप से प्रजातांत्रिक प्रतीत होता है परंतु आंतरिक रूप से पूर्ण खोखला है। तो ये कहने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था यहाँ पर? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 2 नंबर इसमें हो जाएगा राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है, देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक असंगत है? यहाँ पर कौन सा एक असंगत है? तो पहला है अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को सौंप दी गई, ये तो सही है। केंद्रीय प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया, तो ये द्वैत शासन लागू 1935 का अधिनियम में नहीं होता, ये होता 1919 के अधिनियम में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, और तीसरा ये पहली बार महिलाओं, हरिजनों व जमींदारों हेतु केंद्रीय विधानमंडल में सीटें आरक्षित की गई, ये भी सही है। और ब्रिटिश प्रांतों के लिए भारतीय संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, ये भी सही है। यानी दूसरा कथन यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि संघीय न्यायालय का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 के इस भाग में किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा भाग नंबर कौन सा है? 9। ठीक है, भाग नंबर 9। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। पहला है कि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये गलत है। ये भी कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। तीसरा, केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सदस्य संख्या 260 है, गलत है ये। इसकी सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 375। ठीक है, तो ये भी गलत है। और चौथा है कि केंद्रीय राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 6, तो ये भी सही है। यानी दूसरा और तीसरा गलत है यहाँ पर। दूसरा व तीसरा जो कथन है वो क्या है? गलत है। तो असंगत कौन सा है? 2 व 3 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, पहला है कि प्रांतों के लिए पहली बार पृथक संविधान का प्रावधान किया गया। ठीक है, सही कथन है। दूसरा, 11 प्रांतों में से 6 को द्विसदनीय बनाया गया, ये भी सही है। तीसरा, कि मतदाता सूची में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई, तो गलत है। न्यूनतम जो सीमा थी 21 वर्ष थी। कितनी? 21 वर्ष। और प्रांतों में मंत्रियों की नियुक्ति, पदच्युति व विभागों का बंटवारा करने की शक्ति गवर्नर को प्राप्ति, ये भी सही है। यानी तीसरा कथन यहाँ पर क्या हो गया? गलत। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 48। भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा नंबर 60 संबंधित थी। धारा 60 किससे संबंधित थी? प्रांतीय विधान सभाओं से। 3 नंबर इसमें राइट है। और अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, देखो, सम्मिलित करना है। सूची 1 में क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम है। और सूची 2 में है केंद्रीय विधानसभा में आवंटित कुल स्थानों की संख्या है। इनको सम्मिलित करना है। पहला है मद्रास, तो मद्रास में आ जाएगा 37। ठीक है, 3 नंबर। बॉम्बे में 30। और उड़ीसा में आ जाएगा 5 और असम 10। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? देख लीजिए, 3 1 है। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, आगे देखो 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत शासन अधिनियम 1935 के कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आधार बने? तो यहाँ पर आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, 4 नंबर। तो ये जो माइनर टेस्ट पेपर बोल सकते हो इसको, और आप क्लास टेस्ट बोल सकते हो, ये दूसरा था। इसके अपन 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, और 50 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में के अंदर देखेंगे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही देखो, कलाम एकेडमी की जो माइनर टेस्ट पेपर चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो मैंने चालू कर दिए हैं। और रीड के चलाए रखिए मैंने, वहाँ पर रीड के अभी तक 9 हो गए और 8 मैंने करवा दिया। तो जो भी साथी हैं
वो रीट के विद्यार्थी हो, चाहे सेकंड ग्रेड के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के, आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको जो कलाम एकेडमी के पेपर हैं वो मिलते रहेंगे और PDF मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। अपने साथियों तक भी इन वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।